हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? देखा आपने कल का वीडियो? कैसा लगा आपको? कुछ आपके क्वेश्चंस या कुछ आपको डाउट हो तो बोलिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे। मैंने लास्ट में एक प्रश्न छोड़ा था, वो मैं आपसे ज़रूर करूँगी। किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं इसको ठीक से, या फिर पहली बार आप ये अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। आज कुछ प्रश्नों के साथ आई हूँ मैंने जवाब भी यहाँ साथ में दे रखे हैं। थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं ताकि आप पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। हल्के फुल्के प्रश्न हैं कल के टॉपिक से रिलेटेड ही। जैसे अवयव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, या अवयव क्या है, किस तरह से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको अवयव के बारे में या अविकारी के बारे में पूरा पता हो तो मैं थोड़ा सा कल के वीडियो पर जोर दूँगी, आपका रिपीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। वैसे कल हमने पढ़े थे अविकारी शब्द, जो 4 प्रकार के मैंने बताए थे, एक 5वां निपात भी बताया था। हालांकि हमने डिटेल सबकी नहीं पढ़ी, आज हम सबके बारे में बताएंगे। तो 4 पढ़े हमने विकारी, जो मैंने बताया नहीं आपको, केवल मैंने ऊपर ऊपर ही बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों होते हैं। और 4 ही होते हैं अविकारी शब्द। तो कल हम अविकारी के 2 भेद पढ़ पाए थे, आगे आज पढ़ेंगे। तो मेरी ये क्वेश्चन है, थोड़ा जवाब देते जाइए, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, अवयव के अंतर्गत है क्या क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, या विशेषण शब्द। यहाँ आंसर मैंने दे रखा है, पीछे वाले में आंसर आपको देने, मैं नहीं बताऊँगी उसके। यहाँ मैंने दे रखा है इसका आंसर। तो देखिए, मैं इसकी आपको पूरी व्याख्या करूँगी इसका, इस शब्द की भी। देखिए, एक बात है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको कि ये परिणामवाचक पहला ऑप्शन है, ठीक है। परिणामवाचक ये है सर्वनाम शब्द, ये है संज्ञा शब्द, और ये है क्रिया विशेषण। अगर आपने अवयव सारे पढ़ रखे हैं, यानी अवयव के जो 2 भेदों में विकारी और अविकारी दोनों को पढ़ रखा है, तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ फंस जाएंगे। तो हम यहाँ अपना आंसर है परिणामवाचक, जो मैंने कल बताया था क्रिया विशेषण का एक रूप है। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण बताए थे, है ना। समय या कालबोधक, ठीक है, स्थान बोधक, जो हम पढ़ चुके हैं, ये 2 पढ़ चुके हैं, 2 आगे के पढ़ेंगे। और तीसरा भेद यही है परिणामवाचक, और चौथा भेद क्या है? रीतिवाचक, पढ़ा है ना, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका आंसर क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आप सेकंड, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखिए आप, दूसरा है विकारी शब्द नहीं है, ठीक है, विकारी शब्द नहीं है। ये देखिए, जब भी कभी आपके पास में, अगर इस टाइप से जब भी कभी आपके सामने इस तरह से ये आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो आप पहले ही इसको गोला करेंगे। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही होती है, विकारी शब्द नहीं है। जब हमें 4 विकारी शब्दों के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी हम बता पाएंगे। तो विकारी शब्द नहीं है, कौन कौन से नहीं है? संज्ञा शब्द है ये तो, सर्वनाम शब्द ये भी है, विशेषण ये भी है। तो कौन सा नहीं है? संधि नहीं है ना। यहाँ पे संधि नहीं है, इस संधि की जगह आएगा क्या आएगा? इस संधि की जगह आएगा क्रिया। क्या आएगा? क्रिया आएगा। ये भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों होते हैं हमारे विकारी शब्द। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। अब मैंने ऊपर तो नहीं दे दिया, नीचे मैंने है दिया, विकारी शब्द है। क्या दिया है मैंने? विकारी शब्द है। देखिए क्या दिया है। अब आपको चारों विकारी शब्द को मैंने ऊपर बता दिए, तो देखिए विकारी शब्द इनमें से एक कोई जो है वही है, यानी 3 ऑप्शन तो दूसरे ही हैं, और दूसरे कौन से हैं ये भी पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं विकारी शब्द कौन कौन से हैं। क्या ये है? जी नहीं, ये तो नहीं है। क्रिया विशेषण ये भी नहीं है। संबंध बोधक
ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा है? ये। बिल्कुल घबराइए नहीं, यहाँ मैंने 2 दे दिए एक साथ, सर्वनाम और क्रिया। जब आप पूरा टॉपिक कर लेंगे अच्छे से तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। यहाँ आपको एबे में वैसे मिलान करने वाले में भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या है? चौथा आंसर इसका सही है। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। ऊपर ऊपर तो मैंने इजी क्वेश्चन दे दिए थे, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन है, वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। राम को वनवास मत दीजिए। ठीक है, राम को वनवास मत दीजिए। दूसरा देखिए, संभवतः आज वर्षा आए। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से पता लगेगा। पहले इन 4 ऑप्शन को देखिए आप एक बार। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। अवश्य मैंने कल आपको बताया था, एक तो स्वीकृति याद कीजिए, और एक निषेध, और एक अनिश्चय, और एक अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित बताया था ना। स्वीकृति का मतलब हाँ, निषेध का मतलब ना, और निश्चय का मतलब बिल्कुल काम डेफिनेटली होगा, और अनिश्चित का मतलब संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बताया था, नहीं बताया? याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ये चारों ऑप्शन देखते हैं एक बार। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा, राम को वनवास मत दीजिए, संभवतः आज वर्षा आए। देखिए मैंने हिंट दिया है आपके सामने, है ना। इसको मैंने स्वीकृति लिखा है, यहाँ पे ना लिखा है, यहाँ पे शायद लिखा है ना। बेशक वास्तव में वह गाय है। बेशक वास्तव में वह गाय है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप कि बेशक वास्तव में वह मेरी गाय है। अब मैंने ये ABCD यहाँ 4 लिख दिए, और 4 लिख दिए, छोड़ दिया है मैंने ये। मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर, हालांकि मैंने आंसर दे दिया है, लेकिन आप बताइए मुझे। जैसे मैंने ये लिख रखे हैं चारों के चारों, इनके ही मैंने यहाँ जवाब दे रखे हैं, यहाँ जवाब दे रखा है मैंने। देखिए, वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा। इनमें से आपको ढूंढने हैं, इनमें से ढूंढने हैं आपको। स्वीकृति है ना, तो देखिए यहाँ कौन सा वाक्य है। आंसर को मत देखो आप, मैंने तो दे दिया है यहाँ पे आंसर। यहाँ देखिए, अनिश्चय या निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण, निषेध बोधक क्रिया विशेषण, निश्चय वाचक क्रिया विशेषण। इन चारों से मिला के आपको इनके आगे आंसर देने हैं। हालांकि मैंने दे दिया, देखो A में 2 आएगा, B में 3 है, C में 1 है, दे दिया है। फिर भी आप मिला तो लीजिए एक बार। वह मुझे पत्र अवश्य लिखेगा, तो ये स्वीकृति तो आपको मैंने हिंट दिया है, तो सेकंड आएगा इसमें स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण। एक नहीं आया, स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा देखिए, राम को वनवास मत दीजिए, ये मत है यानी मना कर रहा है ना कर रहा है ना, तो निषेध, ना का मतलब निषेध, ये आएगा इसका आंसर। तीसरा देखिए, संभवतः आज वर्षा आए, है ना। संभवतः आज वर्षा आए यानी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसका आंसर ये आएगा, निश्चय या अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक या अनिश्चय कुछ भी। अब देखिए मैंने यहाँ ये 2 शब्द क्यों लिखे हैं एक साथ, थोड़ा सा देखिए, मैं जूम करके बताती हूँ आपको कि मैंने क्यों लिखे हैं। देखिए, अगर शब्द शुद्धि में भी ये शब्द आते हैं ना, तो आपको ये अनिश्चय इस तरह से, ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये पहला वाला है, ये वाला गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये इस तरह से सही लिखा जाता है, लेकिन हम प्रचलन में ये लिखते हैं और लिखते लिखते हम गलत कर जाते हैं, इसलिए मैंने 2 दिया है। हालांकि मतलब दोनों का एक ही है, प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का एक ही होगा, लेकिन समझने के हिसाब से या शुद्धि के हिसाब से, शब्द शुद्धि के हिसाब से मैंने ये दिया है। देखिए आगे देखिए, राम को वनवास मत दीजिए। कौशल्या माँ कह रही है कि राम को वनवास मत दीजिए। उन्होंने तो सीता के लिए भी तो मना किया था, है ना, लेकिन सभी अपनी अपनी इच्छा से गए थे ना, इच्छा से। सीता भी साथ चल दी, लक्ष्मण भी साथ चल दिए, ठीक है। दशरथ जी ने तो केवल एक को दिया था, कैकेयी के द्वारा दिलवाया गया था, एक को ही दिया था, लेकिन वो सब साथ चले गए। तो वो अपनी स्वीकृति दी उन्होंने जाने की,
लेकिन मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, राम को वनवास मत दीजिए, शब्द पे चाहिए मत। अब देखिए, कल मैंने एक लाइन कही थी आपसे कि अव्यय का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा भाई, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, एंड तक नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर ये, अगर मैं आपसे सिर्फ इस वाक्य में पूछूं कि मुझे इस वाक्य में अवयव बताइए, अवयव की परिभाषा याद कीजिए, क्या कही थी? शब्दों के प्रकार, विकार, परिवर्तन, बदलाव के आधार पर होते हैं ना। तो मैंने क्या कहा था, अविकारी की परिभाषा क्या बताई थी कि वे शब्द जिन पर काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ देखिए, ये मत शब्द है, इस मत को मतो नहीं कर सकते आप, मतु नहीं कर सकते, मते नहीं कर सकते, ये मत ही रहेगा। क्या रहेगा? ये मत ही रहेगा। ये अवश्य ही रहेगा। इसके आखिरी मात्रा लगा के आप अवश्य नहीं बना सकते, अवश्यो नहीं बना सकते, या अवश्य ही नहीं बना सकते, है ना। इस आज को आप आज ही बना रहने दें, आजो नहीं कर सकते, आजू भी नहीं कर सकते, या आज ही नहीं कर सकते, कोई मात्रा नहीं होगी। न इस पर किसी लिंग का प्रभाव पड़ेगा, न इस पर किसी वचन का, न कारक का। तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ तो चलो ये बात हो गई कि ये अविकारी शब्द है। बाकी बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि ये यहाँ दिया है, राम को वनवास मत दीजिए, तो यह निषेध बोधक वाक्य है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैंने दिख रखा है 3। अब चौथा है, तीसरा है, संभवतः आज वर्षा आए। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, शाम 4 बजे भी आ सकती है, धीरे धीरे भी आ सकती है। देखिए मैं कितने सारे उदाहरण दे रही हूँ। वर्षा धीरे धीरे आ सकती है, यानी कैसे धीरे धीरे, क्रिया कैसे होगी, धीरे धीरे होगी, वर्षा धीरे धीरे आएगी। क्रिया शाम को 4 बजे आएगी, तो क्रिया का समय बता रहा है। क्रिया सुबह आएगी, है ना, समय बता रहा है ना। क्रिया और अजमेर में आएगी तो स्थान बता रही है ना। वो कितनी आएगी, 4 इंच वर्षा हुई, 5 इंच हुई, कितना हुआ, झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तरह हो गया पूरा राजस्थान, है ना। तो इंचेज में नापे जाता है ना बारिश को। तो परिणाम मतलब कितनी मात्रा बताई जा रही है यहाँ पे। देखिए मैं पूरे शब्द को, पूरे वाक्य को मैं खोल के आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे, इसलिए सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए। संभवतः आज वर्षा आए, यानी कोई निश्चित नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, अनिश्चय है ये, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। चौथा है, बेशक वास्तव में वह गाय है। बिल्कुल, जब दिख रही है गाय है तो गाय है, लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ छोड़ी है, मैंने इस वाक्य में एक चीज़ छोड़ी है। मैंने यहाँ ये नहीं लिखा वह राम की गाय है, वह मेरी गाय है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना लिखा है वास्तव में वह गाय है ना। अगर मैं यहाँ ये पूछूँ आपसे, देखो कि ये कौन सा वाक्य है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ ये पूछूँ आपसे, बेशक के आगे एक चिन्ह लगा हुआ है, वो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये। तो यहाँ मिलाने की बात आ गई है जब तक, तो ये सही हो गया कि हाँ भाई ये निश्चयवाचक है, चौथे में चौथा ही सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। आगे बढ़े। अब जो सवाल है, देखिए थोड़े और उलझाने वाले सवाल दिए मैंने। आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगा, आप मुझे कमेंट में लिख के स्वीकृति दें कि आपको ज़्यादा लंबे वीडियो चाहिए जिसमें टॉपिक एक ही बार में क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या छोटे छोटे रूप में चाहिए, थोड़े मुझे लिख के बताइए आप। और आज मेरे स्टूडेंट मित्र का बर्थडे है। समीर जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे पूरे परिवार सहित आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आपकी जो भी एम्बिशंस हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी फैमिली की इच्छाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, उनकी इच्छाएं पूरी हो, और आप स्वस्थ रहें, अपनी सफलताएं प्राप्त करें। बार बार वापस से मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगी, और आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट समीर जी। आगे देखिए, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, तो वे क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव।
क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप गच्चा खा जाएंगे। क्रिया विशेषण को उनके प्रकारों से सुमेलित कीजिए। एक क्वेश्चन तो बनेगा ये, और इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है। मुख्य क्वेश्चन, जो मुख्य प्रश्न है वो देखिए, असत्य कथन छाटिए। क्या कहा मैंने? असत्य कथन छाटिए। ये यहाँ पे छाटना है आपको, असत्य कथन, सॉरी देखिए ये छाटना है आपको असत्य कथन। मैंने दो प्रश्न दिए एक साथ ही मैंने दो प्रश्न दिए यहाँ पे। एसआई लेवल वालों, रीट वालों, जो भी हैं, और ऊपर से कॉलेज लेक्चर वालों के लिए भी है तो है ये टॉपिक, बिल्कुल नेट जा रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए है ये टॉपिक। देखिए क्रिया विशेषण को उनके प्रकारों से सुमेलित करना है, ठीक है, और उसमें से भी असत्य छांटना है। दो प्रश्न दिए मैंने, ध्यान देखिए। ये लेवल थोड़ा हाई कर दिया मैंने, और अब वाले भी लेवल हाई रहेंगे। पहला ऑप्शन है पंकज अभी अभी उठा है। इसी में आपके 6-7 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखना आप इसको। मेरा लेवल यही रहेगा कि मैं प्रश्न थोड़े दूंगी, लेकिन एक प्रश्न ही 4-5 प्रश्नों के बराबर होगा और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप लिख के ज़रूर बताइए। पंकज अभी अभी उठा है, कौन सा है ये, किस टाइप से है ये? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण तो हम पढ़ चुके हैं ना, 2 भेद तो, और मोटा मोटा मैं आपको चारों भेदों के बारे में बता चुकी हूँ। पंकज अभी अभी उठा है, तो पंकज उठा, ये क्रिया कैसी हुई है? अभी अभी हुई है, अभी अभी, तो पंकज अभी अभी उठा है। क्रिया कैसी हुई? मैं हिंट दे रही हूँ, ध्यान रखना। इसके सामने उत्तर, इसके सामने लिखा हुआ कालबोधक क्रिया विशेषण। यहाँ देखिए पहले मैं इनको ये बताता हूँ। सीमा बहुत सुंदर कढ़ाई करती है। सीमा कैसी कढ़ाई करती है? बहुत सुंदर कढ़ाई करती है ना। आहा क्या तस्वीर बनाई है, वाह क्या तस्वीर बनाई है। चौथा ऑप्शन है घर पर मेहमान आए हैं, है ना, घर पर मेहमान आए हैं। यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ इस प्रश्न के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताऊंगी, थोड़ा ये प्रश्न पूरा हो जाए। अब ऑप्शन दे रखे हैं एक कालबोधक क्रिया विशेषण। क्या मैंने बताया कल इसके बारे में? जी बिल्कुल बताया मैंने आपको। कालबोधक, समयबोधक, है ना, कब, कहाँ, कैसे, अब, जब, कब। रीतिबोधक, परिमाण बोधक, स्थान बोधक। हालांकि मैंने चारों नहीं बताए, लेकिन आप समझ जाएंगे अभी यहाँ पे कि क्रिया कब हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, क्रिया कब, क्रिया कहाँ, क्रिया कैसे और क्रिया कितनी हो रही है। चारों ऑप्शंस क्या मैं आपको, मैंने ये चारों के चारों ऑप्शंस है ना, ये चारों ऑप्शन, ये क्रिया विशेषण के भेद है चारों के चारों। अब आपको इसमें से भी छांटना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का बहुत अलग है। प्रश्न समझ गए होंगे आप मेरा। पंकज अभी अभी उठा है ना, यानी कैसे हुई क्रिया, कैसे हुई? अभी अभी उठा है, समय बता रहा है, क्या बता रहा है ये, क्या बता रहा है? जरा जवाब आपका आ जाना चाहिए अब तक। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको लाइवली क्लास लूँ, पर थोड़ा अभी शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा है, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। लेकिन आपको अगर जवाब आ रहे हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बाद में, मैं सबके वीडियो मैं जिन्होंने भी मुझे कमेंट किए मैंने सबके जवाब दिए हैं, और मैं सबके देख के आराम से मैं खुद ही जवाब देती हूँ, तो मैं सबके देख के जवाब दूँगी। आप मुझे इन सबके जवाब दें। आज तो मैंने आंसर्स लगा दिए और मैं बताती भी जा रही हूँ। आगे मैं क्वेश्चंस ऐसे बनाऊँगी जिनके आगे मैं जवाब नहीं लिखूँगी, जवाब आपके देने होंगे, फिर मैं बताऊँगी कि कितनों के सही हुए हैं। तो पंकज अभी अभी उठा है ना, पंकज अभी अभी उठा है, कब उठा है, कब, कहाँ, है ना, कब यानी समय बता रहा है, तो ये पहला ऑप्शन सही है, इसमें बिल्कुल सही है। सीमा बहुत सुंदर कढ़ाई करती है, सीमा बहुत सुंदर कढ़ाई करती है, कैसे करती है कढ़ाई? बहुत सुंदर करती है। रीतिवाचक विशेषण, तो इसका आंसर ये भी सही है। आहा क्या तस्वीर बनाई है, आहा क्या तस्वीर बनाई है। परिणाम बोधक, है ना, क्या तस्वीर बनाई, परिणाम बोधक क्रिया विशेषण। चलिए इसको छोड़ते हैं। थोड़ा ये देखिए, घर पर मेहमान आए हैं, स्थान बोधक। मेहमान कहाँ आए हैं? घर पर आए हैं। मेहमान कहाँ हैं? घर पर आए हैं।
अब पर और मे के बारे में मैं बताऊंगी, पहले इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा। यहाँ ये जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, ये है इसका सही आंसर। ये अलग है, इसमें अलग कैसे है ये थर्ड, क्योंकि यहाँ आहा क्या तस्वीर बनाई। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अगले ही क्वेश्चन में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ये विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण है। विस्मयादि बोधक शब्द आपने पढ़ रखा होगा, जिसमें ऐसे शब्द आएंगे, अभी हम आगे टॉपिक में क्लियर करेंगे इसको। पर यहाँ ये सबसे अलग यही है, सबसे अलग यही है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, यहाँ ये चारों तो सही है, काल बोधक, रीति बोधक, परिणाम बोधक, स्थान बोधक, ये चारों तो सही है। यहाँ पे ये चारों के चारों सही दे रखे हैं, लेकिन इनके सामने जो है ना, ये वाले तो बिल्कुल सही है, पर जो ये चीज़ है ना, ये गलत है। यहाँ पे यहाँ इसकी जगह ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे कि आप परिमाण बोधक का ही मुझे उदाहरण देके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे वेट रहेगा, आप बताएंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये मे और पर का राज क्या है। देखिए, अधिकरण कारक, कारक पढ़े आपने। अधिकरण कारक में मे और पर दो शब्द ऐसे आते हैं, मे यानी अंदर और पर यानी ऊपर। जैसे रसोई में, किताब में, ठीक है, ग्लास में, है ना। अब जो मेहमान आएगा वो सीधे कमरे में तो जाएगा नहीं, कमरे में नहीं जाएगा ना, घर पर आएगा। हाँ, कोई बाहर से आया तो हम उसे ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे घर में है, ये हमारे घर में है, घर के अंदर है ना, घर के अंदर। इन दो चीज़ों का मतलब बहुत अच्छे से समझना आपको। ये भी चीज़ कंफ्यूज करती है। किसी चीज़ से कोई चीज़ स्पर्श करती है तो वहाँ पर आता है ना। और वो कोई चीज़ अंदर है, इनसाइड की तरफ है। एक तो आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे ना, इट और इन और इनटू, वही चीज़ यहाँ काम करेगी। इन अंदर, जैसे कमरे में, रसोई में, किताब में। और ऊपर यानी, देखो मैंने लिख रखा है, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। ऊपर, टेबल पर, दरी पर, छत पर, ठीक है। अब जो दो वस्तुएं प्राणी, दोनों में से कोई भी हो, चाहे आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं छत पर खड़ी हूँ तो मैं छत से स्पर्श करते हुए खड़ी हूँ, ना कि मैं लटक रही हूँ। मैं लटक नहीं रही हूँ ना, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ और छत का और मेरा स्पर्श हो रहा है। जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, पंखा छत से लटक कर चल रहा है। हाँ, टेबल फैन छत पर पड़ा है, देख लीजिए। टेबल फैन, जो टेबल का पंखा होता है, पंखा टेबल पर पड़ा है, ठीक है। वो टेबल के ऊपर पड़ा है ना, तो टेबल का उससे टचमेंट हो रहा है, वो स्पर्श कर रहा है उससे। अब जो ऊपर लटक रहा है, क्या वो ज़मीन को स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो वो कमरे के अंदर है ज़रूर, लेकिन वो स्पर्श नहीं कर रहा था। तो ये मे और ये पर का जो बिल्कुल बारीकी से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपनी समझ को विकसित कीजिए आप। केवल मैं यहाँ इतना बताना चाह रही हूँ कि कोई चीज़ किसी मे और पर बिल्कुल पास वाले शब्द हैं। अगर पूछा जाए कि मे का प्रयोग कहाँ होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर और अंदर। जैसे जयपुर के अंदर भी, जैसे दूदू है, आया था, नरेना है, बहुत सारे। जैसे जोधपुर है, जोधपुर में भी जैसे ओसी है, बहुत सारी चीज़ें। अजमेर है, अजमेर में किशनगढ़ है, ठीक है। इस तरह से अंदर से जो डेप्थ का होता है उसके लिए पूछा जाता है। दूसरी बात, आगे चलें, समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पे है विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जो मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा था उसका जवाब किसी ने नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों। आपको जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आपकी वॉइस अच्छी है, किसी ने कहा मैम वीडियो अच्छा बनाते हो, किसी ने क्या कहा। लेकिन सवालों के जवाब भी देना सीखिए, है ना। आप ही की वोकेबलरी में इंक्रीज़ होगा, आप ही के लिए ही, आपके ज्ञान के लिए अच्छा होगा। विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों होते हैं। अब जो मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा उसका जवाब नहीं देने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। और एक सवाल कल के लिए छोड़ दूंगी यहीं पर, एक सवाल कल के लिए छोड़ूंगी यहीं पर। और बिल्कुल आशा करती हूँ मैं आपकी कि इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर देंगे। जो बिल्कुल मेरा वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये यहाँ लिखा है मैंने, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी भाव। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा है। हिंदी ग्रामर में अगर हम सबसे पहले जब भी हम
स्कूल में या ऑफलाइन बेच में पढ़ाते हैं, सबसे इजी टॉपिक यही लेते हैं सब लोग क्या, मोस्ट ऑफ मैं नहीं लेती, बाकी सब लोग लेते होंगे, लेकिन मैंने इस संज्ञा को भी इतना डेप्थ में जाके पढ़ाया है, बहुत डेप्थली जाके पढ़ाया है मैंने, कि मेरी इच्छा है मैं आपको ऑफलाइन इसमें ऑनलाइन वाले यूट्यूब पर भी मैं ये वीडियो डालूँ आपके लिए, अगर आपकी सहमति होगी तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ अगर हम पूछे बात करें विकारी शब्दों की, तो संज्ञा में क्या आता है देखिए, क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने मैं और पर पूछा है, तो एक हमने क्रिया विशेषण का एक भेद पढ़ा था, स्थानवाचक। तो जब यहाँ स्थान शब्द आ रहा है तो क्या ये विकारी शब्द नहीं है? समझने की कोशिश कीजिए, स्थान शब्द यहाँ आ रहा है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, सवालों में ये देखकर आपको उलझा सकता है। तो मैं सिर्फ यहाँ आपको बिल्कुल बारीकी से देखिए, इस चीज़ को आप भले नोट कर लेना कहीं पे, कि विकारी शब्द में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ठीक है, और हमारे अविकारी शब्दों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण दे दिया। तो क्या अधिकरण कारक जिसमें मैं और पर आते हैं, तो ये जो कारक हैं वो भी विकारी शब्द हो गए। फिर तो है तो एक ही ना दोनों, लेकिन अपनी अपनी जगह ये अपने अपने लेवल को लेके बैठे हैं। कैसे देखिए, कारक संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया के मध्य संबंध बताने वाले योजक शब्द या योजक चिन्ह या अवयव, है ना, कई तरह से नाम से हम ले सकते हैं। अगर शब्द आ जाए योजक तो भी ठीक है, योजक चिन्ह आ जाए तो भी ठीक है, शब्द आ जाए तो भी ठीक है, अवयव आ जाए तो भी ठीक है, जोड़ने वाले आ जाए तो भी ठीक है, समुच्चय बोधक भी आ जाए तो भी ठीक है, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैं बोलती हूँ ना, जैसे कई कई चीज़ें सारी लिखी नहीं जा सकती, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, बोल के वर्बली बता देती हूँ। तो अगर आपको लगी नोट करने लायक है तो कर लीजिए। इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण और अधिकरण कारक एक ही है। मैंने कल एक सवाल छोड़ा था कि क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण और अधिकरण कारक एक है? हाँ, एक ही है ये दोस्तों। क्यों एक है? क्योंकि देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि विकारी शब्द है, और विकारी शब्द संज्ञा, और संज्ञा में हम क्या पढ़ते हैं, संज्ञा की परिभाषा में अभी अभी मैंने ऊपर बताया, जूम करके देखिए, जूम करके स्थान में हमने अधिकरण कारक अभी पढ़ा था। कारक में पूछा जाए तो अधिकरण कारक आएगा, और क्रिया विशेषण पूछा जाएगा तो स्थानवाचक आएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है 4 ऑप्शन देख के, क्या मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट करें तो धीरे धीरे इसको सुन लीजिए। देखिए, अगर मैं चारों ऑप्शन बोल रही हूँ, आप बताना कि क्या है। क्या अधिकरण कारक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण एक है? हाँ, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है, बिल्कुल ही एक है साहब, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है अब तो। और दूसरा मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, इसी तरह विस्मयादि बोधक, और एक चीज़ और रहेगी, वो जब आप टॉपिक क्लियर करेंगे तब आप खुद ही आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्या छोड़ दें यहीं पे या आगे करा जाए? चलो ऐसे करते हैं, ये 2 कर लेते हैं, एक परिणामवाचक रह गया और एक रीतिवाचक रह गया, बाकी का कल करेंगे पूरा। चलिए, कल हम कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे कल स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक के आगे का पढ़ते हैं कि जैसे दिशा का ज्ञान कराते हैं। अब कुछ जैसे समय और कालबोधक में तो जैसे कुछ शब्द से आप पकड़ लेंगे, कब, कहाँ, है ना, कब सुबह हो रहा है, शाम हो रही है, दोपहर में है ना, 2:30 बजे, या पर्टिकुलरली आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे का समय दे दिया जाएगा कि सांझ के बाद, है ना, दिन के मध्य में, मध्याह्न, अपराह्न, प्रातः, ये शब्द आ जाएंगे। मैंने लिखवाए नहीं थे, मैं बता रही हूँ। और यहाँ दिशावाचक में, इसमें स्थानवाचक में दिशा का बोध कराने वाले शब्द आएंगे, जैसे कहाँ, जैसे क्रिया विशेषण दिशा का बोध कराते हैं, जैसे कब, यहाँ सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य कहाँ अस्त हो रहा है? दिशा का बोध करा रहा ना, ये पश्चिम में अस्त होता है, सबको पता है। मेरी तरफ देखो या मेरी ओर देखो, ये तरफ और ओर क्या है? ये अव्यय है, अविकारी है। इधर मत जाओ, है ना, स्थान का बोध करा रहे हैं, इधर मत जाओ, क्या पता खड्डा हो रहा, आप गिर जाओ। उधर मत जाओ, क्लियर। यहाँ देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं समानाधिकरण को, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी, थोड़ा रुकिए।
थोड़ा धैर्य बनाए रखें। पूजा रोज शाम पूर्व में टहलती है, यानी वो पूर्व दिशा की ओर जाती है और वहाँ पे टहलती है। सीमा संध्या काल पढ़ती है, तो शाम का समय हो गया 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, पर्टिकुलर टाइम नहीं देखकर यहाँ पे काल बता दिया एक कि सुबह है, शाम है, साय है, रात है, मध्य रात्रि है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, चौथा करते हैं हम, तीसरा करते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्रिया की मात्रा बताई जाती है, कितनी, इतनी, उतनी, जितना, है ना। राम बहुत मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। समीर बहुत पढ़ाई करता है ना। चंदन देर रात तक पढ़ता है। जो जिनने मेरी वीडियो देखी, मैं उनके नाम भी लेती जा रही हूँ साथ साथ में, और मैं कहती भी जाती हूँ। जीतू देर तक सोता रहता है, ठीक है ना। जीतू सूर्योदय के बाद उठता है। पंकज बहुत खाता है। लक्ष्मण खूब सोता है। आगे देखिए और भी है। इश्क बहुत अच्छा लिखती है। इश्क बहुत ज़्यादा लिखती है। बहुत और ज़्यादा दोनों ही हो गया ना, देखो तो एक ही लेंगे, एक ही काम में लेंगे हम। और दीपक बहुत अच्छा गाता है। बहुत सारे हैं और भी बहुत हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत आभार और आपको ढेर सारी बधाइयाँ आगामी एग्ज़ाम के लिए। जिन्होंने कमेंट किया मैंने उनके नाम भी ले लिए। अब काफ़ी सारों के नाम नहीं ले पाई हूँ, तो उन सबको भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। आगे चलिए, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब क्या होता है, स्टाइल, है ना। स्टाइल, ढंग, क्रिया की होने की रीति, तरीका, ढंग, स्टाइल, कितने सारे शब्द हैं। क्रिया कैसे होती है, कोई काम करता है ना आदमी, जैसे कोई किसी को खाने की आदत है तो धीरे खाएगा, कोई तेज खाएगा, कोई बिल्कुल स्लो खाएगा, चबा चबा के खाएगा। किसी को चलने की आदत है, जल्दी जल्दी चलेगा, धीरे चलेगा। किसी को बोलने की, फटाफट फटाफट बोलेगा। अब ये यहाँ शब्द भी ऐसे आएंगे, देखो, धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी, फटाफट। अच्छा, आगे मैं इनको सारे आपको शब्द लिखवा रही हूँ, मैं बताते जाऊँगी। जैसे बस फटाफट भर गई। बस कैसे भरी, बस के भरने की स्टाइल क्या रही, फटाफट भर गई, खचाखच भर गई, लबालब भरा हुआ है, दबादब खाए जा रहा है, सटा सट चाटे लगा दी, चटा चट सट चाटे लगा दी, धड़ाधड़ गिर गया, है ना। गिलास धड़ाधड़ धड़ाम से गिरे, कुछ भी क्या हो रहा है वहाँ आपको क्रिया से क्वेश्चन करना है। ये शब्द यही आएंगे। अब इसको फटोफट तो नहीं बोल सकते अपन, फटाफटी भी नहीं बोल सकते। देखिए आप, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आगे देखिए, अब इनका हल्का सा एक समग्र रूप से मैंने चारों का बता दिया और इसके बाद हम अपना वीडियो ख़त्म करेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे कालवाचक, जैसे क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े, जिसमें एक तो था समय बोधक, एक स्थान बोधक। वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए। एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक परिणामवाचक, चारों पढ़े थे। अब इन चारों के कुछ कुछ हैं, जैसे समय में कब, सुबह, शाम, रात, दिन, 2 घंटे, 2 दिन, हमेशा, रोज, प्रतिदिन, है ना। ये सारे शब्द आ जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। स्थानवाचक में कहाँ, स्थान, दिशा, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, यहीं कहीं, बगल में, निकट में, है ना, ऊपर, नीचे, साइड में, बाजू में, पार्श्व में, बहुत सारे आएंगे। कितने लिखा है, आप जब खुद देखते जाएं, अब आपके आसपास पेपर में कहीं भी पढ़े, किसी को बोलते हुए सुने, तो उनके वाक्य को पकड़े कि इसने अविकारी शब्द कौन सा बोला है और अपने आप मनन करें। तो चलिए, अब काफ़ी देर हो गई है, वीडियो ख़त्म करते हैं। एक और रह गया है ना, एक और रह गया है, सॉरी। परिणामवाचक, कितना, कम, ज़्यादा, अल्प, न्यून, यानी क्रिया की मात्रा बताई जा रही है। थोड़ा, बहुत, तुच्छ, इतना सा, इन्ना सा, उतना सा। ओहो, शाम ने अभी यहाँ अत्यधिक शोर शराबा किया, गुलाल उछाला। हैं, देखो यहाँ मैंने सारे दे दिए। शाम ने, इसमें बताना मुझे कौन कौन से हैं। अभी 1, यहाँ 2, अत्यधिक 3 और
क्या किया, शोर। चारों दे दिए मैंने एक ही वाक्य में, देख लीजिए, आपको देख लीजिए, शराबा किया। इस तरह से आपको पकड़ने हैं। तो थैंक यू दोस्तों अपना समय देने के लिए। और मैं एक बार फिर से उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने वीडियो देखा, कमेंट किया। बाकी आप सब लोगों के लिए ढेर सारा गुड विशेसेस, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स।